हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। मैं हूं आप लोग का निशान भी और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2.2 लेक्चर को, जिसमें हम लोग कंप्लीट डेटाबेस के फंडामेंटल को समझेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ डेटाबेस, उसके बाद डीबीएमएस और डीबीएमएस के फंक्शंस, उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए एक आइडियल डेटाबेस की, वो हम लोग देखेंगे। सो आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया होगा यूनिट नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया है। यूनिट नंबर 2 में 2.1 लेक्चर भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डेटाबेस का फंडामेंटल 2.2 लेक्चर। इसको पढ़ लेने के बाद हम लोग को यूनिट नंबर 3 पे जाना है, जिसमें हम लोग कंप्लीट जो हमारी जो आज थ्योरी पढ़ रहे हैं इसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक अपडेट आप लोग को दे देता हूँ। यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 जब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे तो आप लोग को यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 2 में डीडीएल कमांड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो पूरा कंप्लीट थ्योरी वाला जो सेक्शन है या बेसिक फंडामेंटल वाला जो सेक्शन है आपको मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर पढ़ लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डेटाबेस के फंडामेंटल्स को। सो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस के फंडामेंटल में ये देखते हैं कि टाइप ऑफ डेटाबेस क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में रिलेशनल डेटाबेस, सेकंड नंबर में नो सीक्वल डेटाबेस, थर्ड नंबर में कॉलम डेटाबेस और फोर्थ नंबर में की वैल्यू डेटाबेस और फिफ्थ नंबर में ग्राफ डेटाबेस। ये 5 डेटाबेस आप लोग को जो दिख रहे हैं, कंप्लीट इंडस्ट्री के अंदर जितना भी डेटाबेस है उसको केवल और केवल 5 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ये स्टैंडर्ड है, इसको अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ, रिलेशनल डेटाबेस जो होता है ये एसक्यूएल डेटाबेस या सीक्वल डेटाबेस जिसे हम लोग कहते हैं, इस डेटाबेस को हम लोग जो है एसक्यूएल डेटाबेस को हम लोग रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। पहला आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब सेकंड आते हैं रिलेशनल डेटाबेस के बाद नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ नो सीक्वल डेटाबेस का, यहाँ पे है मोंगोडीबी। ठीक है, मोंगोडीबी जो है नो सीक्वल डेटाबेस का एक एग्जांपल है। अब इन दोनों डेटाबेस में फर्क क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कभी भी एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है लाइव क्लास के अंदर जब आप इंटरेक्ट करते हैं, तो हर स्टूडेंट को आता है। मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में था तब मुझे भी ये क्वेश्चंस आते थे कि एक डेटा को बनाने के लिए, डेटा के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पहले इंडस्ट्री के अंदर कौन सा स्टेप किया जाता है। सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एक ईआर डायग्राम। मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा ईआर डायग्राम क्या होता है, हम लोग बनाकर भी देखेंगे जब मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट आपको एंड टू एंड कराऊंगा तब। और मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर ही मैंने ईआर डायग्राम को यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे कि आप कंप्लीट रिलेट करते जाएं कि ये होता क्यों है। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि पढ़ने वाले तो हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल ही है, बट मैं डेटाबेस के फंडामेंटल्स आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी डाउट ना है। क्योंकि आपको जो डाउट आता है लाइव क्लास के अंदर, जो आपको बता रहा था कि सर मोंगोडीबी या मन स्टैक डेवलपर बनने के लिए मुझे डेटाबेस में एसक्यूएल पढ़ना चाहिए, मोंगोडीबी पढ़ना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मन का मतलब क्या होता है मोंगोडीबी, ई का मतलब होता है एक्सप्रेस, आर का मतलब जो होता है रिएक्ट होता है, एन का मतलब होता है नेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से मन स्टैक डेवलपर होता है वेब डेवलपमेंट की साइड में। और हम लोग यहाँ पे डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट की बात करें तो चाहे आप वेब डेवलपमेंट के सेक्टर में जाएं या फिर डेटा साइंस के सेक्टर में जाएं, आपको यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल्स पूरे क्लियर होना चाहिए एसक्यूएल के। क्यों, ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ कि एक जब डेटा स्ट्रक्चर बनता है, एक जब डेटा का स्ट्रक्चर बनता है किसी भी कंपनी में, मान लीजिए कि हम लोग फेसबुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फेसबुक का यदि डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें आपके पास रिलेशनल डेटाबेस भी होगा, नो सीक्वल डेटाबेस भी होगा, कॉलम डेटाबेस भी होगा, की वैल्यू डेटाबेस भी होगा, ग्राफ डेटाबेस भी होगा। तो ये कंप्लीट आपको मैं टाइप ऑफ डेटाबेस को क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आपको सीक्वल पढ़ने में कोई भी परेशानी ना आए। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस। सबसे पहले टाइप ऑफ डेटाबेस के अंदर हम लोग देखते हैं हमारा रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस इज आल्सो कॉल्ड ए एसक्यूएल डेटाबेस। देखिए एसक्यूएल डेटाबेस यूज रिलेशनल मॉडल टू ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स विद रो एंड कॉलम्स। यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा है, इसको ही हम लोगों को समझना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये एक टेबल बना हुआ है, एक एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, पोस्ट है, सैलरी है। अब ये जो कंप्लीट डेटाबेस है ना हमारे, ये डेटाबेस को हम लोग सीक्वल डेटाबेस कह रहे हैं। और ये डेटाबेस में ये आपके पास कोई भी यहाँ पर जो है यूज नहीं हो रही इमेज, यहाँ पे कोई भी जो डेटा यूज हो रहा है वो वीडियो जो है वो नहीं हो रहा है। ये केवल और केवल एक टेबुलर फॉर्मेट में एक डेटा है या टेक्स्ट फॉर्मेट में नंबर्स है, जिसको हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रख पा रहे हैं टेबल में रो और कॉलम की हेल्प से। अब इस टाइप का जो डेटाबेस है अधिकतर यूज होता है एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। तो हमेशा हमारे इंडस्ट्री के अंदर 70% डेटा ऐसा होगा जो रिलेशनल डेटाबेस होगा और इसी तरीके के डेटा के फॉर्मेट में होगा।
अब क्या होता है, आप लोग को पहले यहाँ कुछ वर्ड्स में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कॉलम्स बोलूंगा, फील्ड्स बोलूंगा या एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। जब हम लोग यदि डेटा साइंस यदि आप लोग पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कभी भी रो और कॉलम में एट्रीब्यूट, और यहाँ पे जो जो हमारा जो रो है उसमें टपल्स यूज करेंगे वर्ड को, और यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट जो है वो यूज किया करेंगे। तो ये जो आप जो नाम देख रहे हैं, इससे आप पहले फेमिलियर हो जाइए। रो, रिकॉर्ड और टपल्स, इसका मतलब ही होता है यहाँ पे रो में जो डेटा है आप लोग को ये जो शो हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे जो शो हो रही है, आपका नेम शो हो रहा है, पोस्ट जो शो हो रहा है, ये आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है प्राइमरी की है, इसको हम लोग समझेंगे आगे चल के। ये है आपका डोमेन, जिसको हम लोग यहाँ पे डोमेन कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आगे और भी चीजों को देखेंगे। अब हमको जो फोकस ये करना है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एम्प्लॉय का टेबल बना हुआ है, ये टेबल को मेरे को किसी और टेबल के साथ जो है रिलेट करना होगा। इसी को हम लोग यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। इसको कैसे हम लोग समझेंगे, एक डायग्राम के थ्रू मैं इसको आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। मैंने यहाँ पर आप लोग को रिलेशनल डेटाबेस समझाने के लिए दो टेबल क्रिएट कर लिया है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक टेबल है, इसको मैं एक एम्प्लॉय टेबल कह रहा हूँ, ठीक है। और इसको जो मैं कह रहा हूँ एक डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय टेबल कह रहा हूँ। मान लीजिए कि IHH इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ एम्प्लॉयज वर्क करते होंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पर भी बना हुआ है एक आपके पास एम्प्लॉय आईडी। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक एम्प्लॉय का नेम क्रिएट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय की मान लीजिए कि कोई डिटेल्स है, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, कि मैं यहाँ पर जो है हेडर दे दिया हूँ। अब उसके बाद इसी एम्प्लॉय की एक एम्प्लॉय आईडी होगी, और इसी एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग इस एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम हो गया, या फिर और कोई भी उसकी एम्प्लॉय की पोस्ट हो गई, यहाँ पे सैलरी हो गई, कोई और भी डिटेल्स होगी। तो मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, उसका नाम यहाँ पर आईडी डाल देते हैं हम लोग 1। इस एम्प्लॉय का जो नेम है, मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ निशान, यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। अब देखिए एक टेबल मैंने बना लिया जिसमें मेरे पास एक एम्प्लॉय की बेसिक सी डिटेल्स है, यहाँ पर आप लोग को शो हो रही है। यहाँ पर भी एक एम्प्लॉय की आईडी है और यहाँ पर भी एम्प्लॉय की आईडी है। पहली बात तो ये एम्प्लॉय आईडी दोनों सेम होनी चाहिए, ये आप दोनों को यहाँ पे शो हो रही है। अब इसके अलावा इसी एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स यहाँ पर भी होगी। मान लीजिए इसका डिपार्टमेंट सेल्स है, इसकी जो पोस्ट है मान लीजिए सेल्स हेड है, ठीक है, और इसकी सैलरी कुछ समथिंग एक फिगर आउट है। अब इस टेबल को मुझे रिलेट करना है किसी और अनदर टेबल से। आप लोग को जो यहाँ पे शो हो रहा है, इस टेबल को मुझे रिलेट करना है एम्प्लॉय आईडी से इस एम्प्लॉय आईडी को। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। इसी तरह की टेबल को हम लोग रिलेशनल टेबल कहते हैं। अब यहाँ पे रिलेशनल टेबल जो है हमारा, इस पे जो डेटा जो है, एंट्री जो होती है वो कैसे होती है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए ये जो टेबल है, इसमें जो एंट्री हो रही है वो एंट्री कैसे होती है, जो हमारी मेमोरी है उसके अंदर। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय का नेम है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, रो में एंट्री होगी। अधिकतर यहाँ पे हमारी जो रो एंट्री होती है रो में होती है। इसी की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे कॉलम डेटाबेस बनाए गए हैं, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसमें जो मेमोरी में जो आता है, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी आएगी। मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी 2 है, यहाँ पे जो नेम है एक और एम्प्लॉय का, मान लीजिए कोई नेम है, मान लीजिए इसका नाम राम है, ये उसका मोबाइल नंबर है, ठीक है, ये उसके बाद ये उसकी ईमेल आईडी है। अब ये कैसे इसकी मेमोरी के अंदर आता है ये देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इस एम्प्लॉय का यहाँ पे जो है आईडी होगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम होगा, मान लीजिए निशान, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका नंबर होगा, फिर उसके बाद यहाँ उसका ईमेल आईडी होगा, देन उसके बाद सेकंड यहाँ पे मेमोरी होगी। अब ये जो होता है आपका कंप्लीट रो के फॉर्मेट में यहाँ पर जो है इस तरीके से पूरा सेट बनते जाता है। अब मैं यदि कहूं कि पर्टिकुलर किसी कॉलम में मान लीजिए इस ये जो एम्प्लॉय उसकी जो सैलरी है, इसके जो सैलरी स्ट्रक्चर है, इसका मेरे को एक एवरेज निकालना है, तो क्या होगा कि पूरे के पूरे रो में से पहले मुझे ये सारे जो डेटा है उसे फिल्टर आउट करना होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कई सारे ड्रॉबैक्स होते हैं एक हमारे रिलेशनल डेटाबेस में। इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए बनाए गए बाकी के डेटाबेस। लेकिन आपको मैं अभी भी बता दूं, ये बेस है सारे के सारे डेटाबेस का। सो इस तरह से आपने एक रिलेशनल डेटाबेस को यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ पाए होंगे। अब देखिए बहुत सारा डेटा आपके पास आ रहा है जो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, बट अब जो डेटा पहले हमारे पास वेबसाइट्स थी, जो हमारी वेबसाइट थी जिसमें जो डेटा आता था वो टेबल के फॉर्मेट में हम लोग एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रख सकते थे। अब यहाँ पर देखिए, अब जब हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर अनस्ट्रक्चर डेटा आना चालू हुआ। अब अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है ये भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। आप लोग देखिएगा यहाँ पर
कि ये आप लोग को दिख रहा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यहाँ पर आप लोग को जो शो हो रहा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, मान लीजिए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में या एक इमेज के फॉर्मेट में या एक वीडियो के फॉर्मेट में, यहाँ पर जब डेटा एक टेबुलर के फॉर्मेट में आ रहा था जिसको मैं स्ट्रक्चर्ड डेटा कह रहा था, वो डेटा अब अनस्ट्रक्चर्ड के फॉर्मेट में आता है। इसलिए अब हमको जरूरत पड़ी भाई NoSQL डेटाबेस की, क्योंकि अब मुझे अपने डेटा के अंदर जैसे मान लीजिए फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, या फिर आप एक लेक्चर देख रहे हैं मेरा यूट्यूब के अंदर, ये आया। अब इसके अंदर मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, इमेज भी है और वीडियो भी है। अब इस तरह के डेटा को हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं और फेमस जो है वो है MongoDB। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग का अधिकतर आता है कि सर MongoDB में पढ़ूंगा तभी ही मेरी नौकरी लगेगी क्या? तो यहाँ पर जरूरी यही चीज है कि आपको क्लियर होना चाहिए एक डेटाबेस को, जिसमें हम लोग पहले अभी SQL पढ़ रहे हैं और MongoDB भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि आप MongoDB ही क्यों पढ़ रहे हैं। और इंडस्ट्री में MongoDB भी यूज हो रहा है, SQL डेटाबेस भी यूज हो रहा है और कई तरह के और भी डेटाबेस है वो भी यूज हो रहे हैं। तो पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता क्या है। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था रिलेशनल डेटाबेस को, अब हम लोग NoSQL डेटाबेस को देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं पहले आप लोग को बता दूं, एक एग्जांपल ले लूं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर मैंने YouTube के अंदर एक वीडियो को अपने अपलोड किया। यहाँ पर मैंने YouTube के अंदर इस वीडियो को, जो आप वीडियो को देख रहे हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वीडियो को अपलोड किया, ये है मेरा YouTube का डेटाबेस, इसके अंदर एक वीडियो आ गया। अब मान लीजिए इस वीडियो में यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गया लाइक का, ठीक है, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आ गया कि कितने व्यूज हुए हैं। अब उसके बाद यहाँ कमेंट बॉक्स की बात करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर एक कमेंट आया, ठीक है। अब इस कमेंट के बाद यहाँ पे दूसरा कमेंट आया। अब इस दूसरे कमेंट पे मान लीजिए एक रिप्लाई भी आया, ठीक है, इस दूसरे जो कमेंट है उस पर एक रिप्लाई भी आया। अब इसी रिप्लाई पे और मेरा अनदर रिप्लाई आया। अब ये जो रिप्लाई है, हो सकता है इस कमेंट के अंदर जो रिप्लाई आ रहा है मुझे 100 से ज्यादा रिप्लाई हो सकते हैं और इसके अंदर मान लीजिए केवल और केवल एक है। तो ये जो आपका डेटा है ये एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आया। मतलब मान लीजिए यदि 1000 कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं इस तरीके से एक प्री डिसाइडेड नहीं कर सकता कि मेरा जो भी डेटा आ रहा है यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ रहा है या स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आ रहा है। अब इंडस्ट्री को जरूरत पड़ी यहाँ पे NoSQL डेटाबेस की, जिसको हम लोग MongoDB का जो डेटाबेस है वो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम में देख लें, फेसबुक में देख लें। अब ये जो कंपनीज हैं, अब ये कंपनी यूज करती है MongoDB को, बट ये जरूरी नहीं है कि डेटा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसे बनता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ। देखिए कुछ न्यू पॉइंट्स जो है हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस को समझ लिया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं हम लोग सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस को समझ लिए। NoSQL डेटाबेस को भी हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया अभी डायग्राम के थ्रू, जिसमें हम लोग को डॉक्यूमेंट, इमेज या वीडियो जो है वो ऐड हो रहा है और हमारा जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड के फॉर्मेट में हो रहा है। जैसे अभी मैंने आप लोग को डायग्राम के थ्रू यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को बताया एक यूट्यूब के एक एग्जांपल को लेते हुए। अब हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं कॉलम डेटाबेस की तरफ। अब देखिए ये जो हमारा 3rd नंबर पॉइंट है कॉलम डेटाबेस, इस पॉइंट में आप देखिए यहाँ पे वेयर हाउसिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि कॉलम डेटाबेस स्टोर डेटा इन ए कॉलम रेदर देन रोज, मेकिंग देम वेल सूटेड फॉर डेटा वेयरहाउस एंड एनालिटिकल एप्लीकेशंस। अभी आपको ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आया होगा, मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो ऐड करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो देखिए। हम लोग यहाँ पर एक मान लीजिए एक डेटा का वेयर हाउस बनाते हैं, ठीक है, और इस डेटा का वेयर हाउस है, ये मान लीजिए डेटा का वेयर हाउस है, ठीक है। अब ये वेयर हाउस की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए जो हमारी वेबसाइट है फेसबुक, ठीक है, फेसबुक में कोई भी डेटा आ रहा है। अब इस फेसबुक में जब मैं लॉगिन कर रहा हूं तब से मुझे जो डेटा आ रहा है, ठीक है, ये डेटा यूज हो रहा है। जैसे ही मैंने लॉगिन किया मुझे जो लास्ट जहां पर मैंने यूज करके गया था, मेरा नोटिफिकेशन आया, मेरे फोटोज पे कितने लाइक हुए, कितने कमेंट हुए, ये जो डेटा है कंप्लीट यहाँ पे लिंकअप है। इस डेटा पे कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि हम लोग वर्क करें या फिर इस डेटा में किसी का भी एक्सेस हम लोग किसी को दें। तो अभी कभी भी आपको यदि डेटा साइंस की फील्ड में जाना हो या डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना हो तो आपको एक वेयर हाउस में से ETL प्रोसेस करना होता है, ठीक है। ETL प्रोसेस का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड डेटा को। अब इस डेटा को वेयर हाउस में से हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो डेटा की जरूरत पड़ती है, वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है, इस वेयर हाउस में हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं
तो यहाँ पर स्पीड मैटर करता है और स्पीड को मैटर करने के लिए जरूरत पड़ती है हमारे कॉलम डेटाबेस की। तो चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं और आपको यहाँ पे कॉलम डेटाबेस को समझाता हूं, जिससे कि आपको कंप्लीट डेटाबेस के कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल जो है क्लियर हो जाए। अब देखिए हम लोग यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग जो ये डायग्राम बनाए थे, यहाँ पर मैं आप लोग को बताया था ये जो आपकी मेमोरी है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंप्लीट ये जो आपका रो दिख रहा है, पहले आईडी आएगी, फिर नेम आएगा, फिर मोबाइल नंबर आएगा, फिर ईमेल आईडी आएगी। इस तरीके से आपकी मेमोरी में यहाँ जो स्टोर हो रहा है, इस तरीके से रो के फॉर्मेट में हो रहा है। अब ये जो कॉलम डेटाबेस है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पर इस एग्जांपल में मैं एक स्टूडेंट नेम डालता हूँ। ये स्टूडेंट नेम है मान लीजिए निशान, ठीक है। यहाँ पर जो स्टूडेंट का जो सॉरी माफ करिएगा, ये जो है आपका स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट नेम है निशान और यहाँ पे स्टूडेंट की जो ब्रांच है, यहाँ पे आईडी में लिख दे रहा हूँ 1। उसके बाद इसकी जो ब्रांच है ये है मैकेनिकल की, ठीक है। इसके जो मार्क्स हैं वो है मान लीजिए 70%। और उसके बाद सेकंड स्टूडेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्चुअल में आईडी जो है यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट नंबर आईडी है, सेकंड नंबर आईडी है और ये सेकंड नंबर स्टूडेंट है राम, ठीक है। इसका जो ब्रांच है मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ईटीसी लिख देता हूँ। उसके बाद इसका जो परसेंटेज है 80% है, ओके। अब देखिए क्या होगा इसके अंदर मेमोरी में स्टोरेज कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहले रो डेटाबेस की, मतलब कह लीजिए मान लीजिए रिलेशनल डेटाबेस की, जो हम लोगों ने देखा था। अभी मैं कॉलम डेटाबेस की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर रो के फॉर्मेट में कैसे मेरा डेटा आएगा, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आएगा आईडी, ये आईडी आ गई फर्स्ट वाली। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा नेम, यहाँ पे नेम आ गया निशान, फिर होगा ब्रांच, फिर होगा मैकेनिकल जैसे मान लीजिए ब्रांच, उसके बाद ये होगा 70%, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो सेकंड जो डेटा बनेगा मेरा मेमोरी के अंदर वो कैसे बनेगा, आईडी आएगी, फिर नाम आएगा राम, फिर आएगा ईटीसी जो ब्रांच होगी, फिर उसके बाद होगा 80%। इस तरीके से जो मेरा डेटा है वो बनते जाएगा रो के फॉर्मेट में। बट कॉलम में क्या होगा, यहाँ पर देखिए कॉलम डेटाबेस में क्या होगा, सबसे पहले मेरे कॉलम बनेंगे, ठीक है। इस कॉलम के अंदर सबसे पहले मेरा जो डेटा आएगा वो कैसा आएगा, इस कॉलम के अंदर मैं एक बार यहाँ पर जो है क्लीन कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको फिर से बताता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पर रो डेटा को तो देख लिए, या फिर हम लोग कह लीजिए रिलेशनल डेटा को देख लिए जो हम लोग का रो के फॉर्मेट में चलता है। अब हम लोग यहाँ पे कॉलम डेटा को देखते हैं। यहाँ कॉलम डेटा की मेमोरी में कैसे डेटा स्टोर होगा ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पे आएगी आईडी 1 2 3, ठीक है, ये आपका आईडी का सेक्शन होगा, ठीक है। ये जो आपको जो कॉलम है ये आपका कॉलम है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं ये कॉलम है 1 और 2, यहाँ आईडी आएगी। फिर उसके बाद होगा आपका यहाँ पे बाद नेम, ठीक है। फिर एक नेम का पूरा सेक्शन बनेगा, जैसे मान लीजिए निशान, ठीक है। फिर होगा राम, उसी तरीके से यहाँ पे बनेगा फिर ब्रांच, ठीक है। तो आप लोग का ये जो कंप्लीट जो सेट बनेगा मेमोरी का, ठीक है, वो कॉलम के अकॉर्डिंग बनेगा। और लास्ट में जैसे आप लीजिए देख लीजिए मार्क्स, ठीक है। तो ये होगा आपका मार्क्स का जो होगा, यहाँ पे जो मार्क्स होगा आपका 70%, फिर उसके बाद 80% होगा। अब जब भी मैं यहाँ पर एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने की बात करूंगा तो वो क्या करेगा, ये जो हमारा जो कॉलम वाला डेटा है, ये आपका जो कॉलम वाला डेटा है आप लोग को जो यहाँ पे शो हो रहा है, इसमें से जाएगा सीधा मार्क्स उठाएगा और इससे कैलकुलेट दिखा देगा मुझे एवरेज मार्क्स में। बट पहले रिलेशनल डेटाबेस में क्या हो रहा था, ये आपका रो वाइज बन रहा था। तो मुझे बाकी ये जो 3 सेक्शन थे ये आप लोग को जो दिख रहे हैं, इसको मुझे एलिमिनेट करना हो रहा था। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी हम लोग डेटा वेयर हाउस में जब डेटा लेकर जाते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा हो या अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा हो, आपको जब डेटा मिलता है एज ए डेटा साइंस की फील्ड में या डेटा एनालिस्ट की फील्ड में, आपको वहां पे दूसरे डेटाबेसेस को यूज करना पड़ता है या फिर डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। इसी ही प्रोसेस को आपको सीखना होता है आगे चल के। अब आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा कि सर मैं SQL डेटाबेस सीखूं या फिर मैं मान लीजिए MongoDB सीखूं या फिर मैं कॉलम डेटाबेस सीखूं। जब भी आप जब जॉब करते हैं, आपके क्लाइंट की या प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है, आप उस तरीके से डेटाबेस को वहां पे डिजाइन करते हैं। और ध्यान रखिए आपको ये काम पूरा अकेले नहीं करना होता है, तो आप इससे घबराइएगा मत कि मैं इतना सारा चीज कैसे अकेले सीख सकता हूँ। आपके लिए पॉसिबल यही है कि आप पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, जिससे कि आप पूरी मेरी प्लेलिस्ट पे फोकस होकर सारे के सारे चीजों को अच्छी तरीके से रिलेट कर पाए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डेटाबेस की तरफ मूव करते हैं। सो चलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 तरह के डेटाबेस को देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे 4th और 5th नंबर डेटाबेस को देखते हैं। एक होता है की वैल्यू डेटाबेस और एक होता है हमारा ग्राफ डेटाबेस। देखिए की वैल्यू डेटाबेस, the collection of keys and values making them well suited for caching and simple data storage needs
यहाँ पर अमेजोन का जो डायनामो डेटाबेस होता है, जब आप AWS सर्वर यूज करते हैं तो ये डेटाबेस आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे अमेजोन का नेपच्यून हो गया, यहाँ पे Neo4j हो गया, या फिर अमेजोन का डायनामो DB डेटाबेस हो गया। ये डेटाबेस की क्यों जरूरत पड़ती है और ये डेटाबेस होते क्या है? देखिए यहाँ पर इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर जैसे मैं वही एग्जाम्पल लेता हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले लिया था। मान लीजिए इस वीडियो को मैंने यहाँ पर अपलोड किया, ठीक है। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैंने यहाँ पर YouTube के अंदर इस वीडियो को अपलोड किया, और यहाँ पर आप लोग जो हैं कमेंट या फिर हम मेरे जो इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जाके लाइक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आया लाइक का सेक्शन, यहाँ पे मान लीजिए आया कमेंट का सेक्शन। अब इस लाइक के अंदर मान लीजिए 2000 लाइक हो गए, और कमेंट यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास जो कमेंट है वो 1000 के आसपास कमेंट हो गए। अब जब भी मैं इस डेटा के अंदर आऊंगा और अगले बार इस वीडियो को मैं फिर से देखना चाहूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो लाइक और कमेंट है, तो क्या कंप्लीट डेटा में से जाकर मुझे यहाँ पे 2001 जो होगा, ये जो होगा, या फिर नेक्स्ट टाइम में जब देखूंगा ये 2000 जो है या 3000 हो जाएगा, ये जो आपकी जो लाइक्स है, ये क्या जाके बार बार इसे कैलकुलेट करेगा? ये इसको कैलकुलेशन नहीं करेगा। इसको हम लोग कहते हैं प्री कैलकुलेशन करना, या फिर कलेक्शन ऑफ कीज या वैल्यू, जो आपकी वैल्यू दिखा रही है या कमेंट आपको दिखा रहा है, इसको कलेक्ट करने के लिए इस तरीके के डेटाबेस को यहाँ पे यूज किया जाता है, जो पहले से यहाँ पे प्री कैलकुलेटेड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक फेसबुक हो गया, फेसबुक के अंदर आप मान लीजिए जब भी आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वो वहां पे जाके कैलकुलेट नहीं करेगा। जब आपने 2 बार कैलकुलेट किया, 3 बार कैलकुलेट किया वहां पे, तो आप बार बार जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके के डेटाबेस को यूज किया जाता है, जो एक पर्टिकुलर की या वैल्यू को एक वहां पर जो है ट्रिगर कर पाए। आप इसको समझ पाएंगे इसी एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपने फेसबुक के अंदर किसी वीडियो को या किसी इमेज को यहाँ पे डाला, वहां पे आपके पास जो है लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको लाइक दिखा, उसके बाद वहां पर आपको कमेंट्स दिखे। अब लाइक को देखने के लिए वो बार बार जाके वहां पे जो है कंप्लीट काउंट नहीं करेगा, जिससे कि मेरा जो प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपकी कैश मेमोरी या रैम बनता है फास्ट कैलकुलेशन के लिए, उस तरीके के डेटाबेस के लिए यहाँ पर की वैल्यू डेटाबेस यूज किया जाता है। अब हम लोग एक काम करते हैं, देखिए ग्राफ डेटाबेस क्या होता है हम लोग इसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने YouTube के अंदर एक वीडियो देखा, उसके बाद एक ऐसे ही वीडियो जो है दूसरे किसी और ने देखा, फिर किसी और ने उसी वीडियो को देखा, और उसके बाद इसके जो फ्रेंड है उसने भी उसी वीडियो को देखा। अब जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए रिकमेंडेशन का एग्जांपल, मैंने अमेजोन का, जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स का कोई वीडियो देखा, ठीक है, मेरे एक फ्रेंड है, या फेसबुक हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके से समझने के लिए। मेरा एक जो फ्रेंड है, ठीक है, इसके यहाँ पे जो है एक फ्रेंड है, इसके 300 फ्रेंड्स हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ इससे साथ जो दूसरा और कोई फ्रेंड जुड़ा हुआ है, इसके भी मान लीजिए 200 फ्रेंड्स हो सकते हैं। और ये जो एक और फ्रेंड जुड़ा हुआ है, ये आपके जो है इसके 100 फ्रेंड्स हो सकते हैं। अब हो सकता है ये फोर्थ जो यूजर है इसको रिकमेंड करके यहाँ पर जो डेटाबेस है वो दिखाए, जो पॉसिबल नहीं हो पाता है बाकी की बाकी डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पर जो डेटाबेस बनता है, स्टोर होता है, आप एक बार यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ग्राफ डेटाबेस आर यूज्ड टू स्टोर एंड क्वेरी ए ग्राफ स्ट्रक्चर डेटा सच एज सोशल नेटवर्क कनेक्शन और रिकमेंडेशन सिस्टम। यहाँ पर यही एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा था कि यहाँ पर आपको जैसे फेसबुक के अंदर आप देखेंगे, मान लीजिए आप फोर्थ यूजर आप ही हैं, यहाँ पर आप फेसबुक में देखेंगे आपको एक रिकमेंडेशन सेक्शन दिखाता है, जिसमें आपको यहाँ पर रिकमेंड कर देता है कि आपका ये जो दोस्त है वो म्यूचुअल फ्रेंड है, और इस म्यूचुअल फ्रेंड के क्या आप भी फ्रेंड बनना चाहते हो। तो ये आपको पूरा के पूरा जो डेटा है उसमें से स्ट्रक्चर डेटा या फिर कॉलम डेटा या फिर रो डेटा में से पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस तरह के डेटा के लिए आपके लिए यूज किया जाता है। अधिकतर ये वो कंपनी यूज करती है जो सोशल नेटवर्किंग कंपनी होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या मान लीजिए यूट्यूब का आप जो वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आप डेटा साइंस का वीडियो देख रहे हैं, एसक्यूएल का वीडियो देख रहे हैं, उसी से रिलेटेड जो वीडियो है आपको यहाँ पे जो है यहाँ पर रिकमेंड होगा। इस तरीके के डेटा के लिए यूज किया जाता है ग्राफ डेटाबेस को। और की डेटाबेस को मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है, इस तरीके के डेटाबेस में की जो वैल्यू का डेटाबेस होता है इसको यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं नेटफ्लिक्स का या अमेजोन का। हम लोग कोई मूवी देखते हैं, जैसे मान लीजिए कॉमेडी मूवी हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों को हमारे कंप्लीट एक लॉगिन के बाद वहां पर रिकमेंडेशन में भी और भी अनदर कॉमेडी मूवी वहां पर रिकमेंडेड हो जाएगी। तो इस तरीके की जो कंपनीज होती है वो यूज करती है ग्राफ डेटाबेस को, की वैल्यू डेटाबेस को। सो आई होप आपको कंप्लीट मेरे जो टाइप ऑफ डेटाबेसेस है वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह से हमने सारे के सारे डेटाबेस को यहाँ पे देख लिया है। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि पूरे के पूरे 5 डेटाबेस को, रिलेशनल डेटाबेस,
नो सिक्वल डेटाबेस, कॉलम डेटाबेस और की वैल्यू डेटाबेस एंड ग्राफ डेटाबेस। और हम लोगों ने यूनिट 2.2 में डीबीएमएस फंक्शन अभी देखना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखना है आइडियल डेटाबेस की। तो चलिए हम लोग इन दोनों भी टॉपिक्स को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरा डेटाबेस का फंडामेंटल देख ले रहे हैं। एक बार कंप्लीट वीडियो देख लेने के बाद आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा डेटाबेस के फंडामेंटल पे, और आप पूरी तरीके से फोकस कर पाओगे पहले एसक्यूएल के सारे सिंटैक्स पे, जो हम लोग इस प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ज्यादा टाइम में लेते हुए डीबीएमएस और उसके फंक्शंस को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर डेटाबेस को देखने के बाद हम लोग डीबीएमएस के फंक्शंस को समझते हैं। देखिए, ये जब भी अभी तक हमने जो बात की, इस डेटाबेस की बात की, अब इस डेटाबेस में हम लोग केवल और केवल अब जो डील करेंगे वो हम लोग रिलेशनल डेटाबेस पे डील करेंगे, जो है हमारा एसक्यूएल डेटाबेस, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस। अब हम लोग यहाँ पे डीबीएमएस जो है इसको समझते हैं, ये क्या होता है। हमने अभी तक डेटाबेस की बात की है, ध्यान दीजिए अलग अलग टाइप के डेटाबेस होते हैं, मैंने पांचों टाइप आपको बता दिए हैं। और हम लोग जो बात करने वाले हैं केवल और केवल यहाँ पे जो आप बात करने वाले हैं, यहाँ पे सिक्वल डेटाबेस की बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस कह रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिक्वल डेटाबेस की बात करने वाले हैं। बाकी डेटाबेस को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो हमारी बनी हुई है सिक्वल की। तो यहाँ पर अब देखिए डीबीएमएस का क्या रोल होता है। ठीक है, अब इस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग डीबीएमएस कहते हैं, और सिक्वल डेटाबेस में हम लोग आरडीबीएमएस यूज करते हैं। ये आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म ये होता है कि आर का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल, जो मैंने आपको पहले टाइप बता दिया है, और डीबीएमएस का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है जिसमें हम लोग एसक्यूएल की क्वेरीज लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पहले इंस्टॉल करा चुका हूं XAMPP सर्वर, ठीक है, आप लोग को मैं एक बार शो भी कर दूंगा अभी यहाँ पर। उसके बाद जैसे मान लीजिए MySQL भी मैंने कराया है, और उसके बाद मैंने आप लोग को यहाँ पे PostgreSQL भी कराया है। उसके साथ ही साथ मेरे पास Oracle भी होता है, ठीक है, उसके साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस भी होता है। इस तरीके के कई सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोग को जो करवाऊंगा अभी XAMPP के अंदर भी कराऊंगा, MySQL के अंदर भी कराऊंगा, और उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे PostgreSQL के अंदर भी कराऊंगा। XAMPP के अंदर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप वेब डेवलपमेंट में जाते हैं और लोकल सर्वर पे काम करते हैं तो XAMPP सर्वर आपके लिए यूजफुल होगा। अब हम लोग यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझ रहे हैं, तो यहाँ पे सिक्वल डेटाबेस पे ही बात करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट यहाँ पे जो है सिक्वल डेटाबेस के बारे में बताया है। तो यहाँ पर क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है कलेक्ट करता है हमारे सारे डेटा को डेटाबेस में से, और सिक्वल के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करता है, जिसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे। और ध्यान दीजिए, कभी भी आपके पास जो डेटाबेस आ रहा है, ठीक है, कहां से आएगा आपके पास डेटाबेस, एक वेब एप्लीकेशन से आएगा, कोई भी आपकी डायनेमिक वेबसाइट से आएगा, या फिर आप मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मोबाइल है या एंड्रॉइड एप्लीकेशन को बनाया, उससे आपके पास डेटाबेस आएगा, या मान लीजिए ईआरपी सिस्टम, या फिर मान लीजिए सीआरएम। यहाँ पे ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइजेस एंड रिसोर्सेज प्लानिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है, या सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है, इसके थ्रू आप कोई भी डेटा को इकट्ठा यहाँ पे कर रहे हैं, जो आपका मान लीजिए एसक्यूएल डेटाबेस है। इसको मैनेज जो करता है वो आपका डीबीएमएस करता है, और इस डीबीएमएस के कुछ फंक्शंस होते हैं, इसको हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है यहाँ पर, बट मैंने आपको ये एड ऑन कर दिया जिससे कि आगे चल के आपको डाउट ना आए। डेटा मैनेजमेंट, देखिए डेटा को यहाँ पे स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना या डेटा को मॉडिफाई करना। डेटा एक बार स्टोर हो गया तो उस लॉगिन या रजिस्ट्रेशन में से हम लोग को डेटा को यूज करना होगा बार बार एक लॉगिन करने के लिए, इसको हम लोग रिट्रीव कहेंगे। उसके बाद उस डेटा को मुझे मॉडिफाई करना है, मुझे अपना पासवर्ड अपडेट करना है, तो इस तरीके को हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। यही सारे फंक्शंस होते हैं किसी भी डीबीएमएस के, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। उसके बाद होता है आपके पास इंटीग्रिटी, कि भाई मेंटेन होना चाहिए सही एक्यूरेसी के साथ, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। कॉन्करेंसी, ठीक है, सिमुलेट डेटा प्रोसेस एक्सेस टू मल्टीपल यूजर। ऑब्वियस सी बात है कि यार आप मल्टीपल यूजर्स वाले जो डेटा है वो आज के डेट में सब जगह यूजफुल होते हैं, तो आप यहाँ पे जो उसी तरीके के डेटाबेस को यूज करें जो एक्सेस कर पाए मल्टीपल यूजर को। जैसे मान लीजिए फेसबुक हो गया, या फिर मान लीजिए इंस्टाग्राम हो गया। इस तरीके के हम लोग एग्जांपल्स को भी आगे चल के देखेंगे और इसके भी हम लोग डेटाबेस बनाएंगे। ट्रांजेक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस मस्ट आइदर बी सक्सेसफुल और मस्ट बी नॉट हैपन एट ऑल। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज है। सिक्योरिटी हो गई कि आपके डेटाबेस की एक्सेस और अथॉरिटी सही होनी चाहिए। यूटिलिटीज हो गई, डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में इजी हो, बैकअप बने, लॉगिंग सिस्टम सही तरीके से हो। ये एक बेसिक सी चीजें हैं डीबीएमएस के फंक्शंस की, वो होने चाहिए। सेकंड चीज, अब आपको डेटाबेस में ये समझना होता है इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंट होना चाहिए डेटाबेस, और अवेलेबल होना चाहिए हमेशा। मान लीजिए 247 रूल जिसको हम लोग कहते हैं 24:7।
आपके डेटा के एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारे चीज मेन फंक्शंस होते हैं किसी भी डेटाबेस के। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम जो इन्वेस्ट नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पे सिक्योर होना चाहिए डेटा, कॉन्करेंसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, मान लीजिए एक डेटाबेस बना हुआ है मेरा XAMPP सर्वर के अंदर, या फिर मान लीजिए मैंने बिग डेटा यूज किया है, मैंने कोई सर्वर यूज किया है, AWS क्लाउड यूज किया है, या मान लीजिए मैंने यहाँ पे यूज किया है बिग रॉक यूज किया है। अब मान लीजिए ये जो मेरी वेबसाइट है, मान लीजिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप रजिस्ट्रेशन करें या फिर इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के एप्लीकेशन में आप रजिस्ट्रेशन करें, पूरा की पूरा जो मेरा डेटाबेस है एक ही ऐप के रिसोर्सेज में आना चाहिए। इसको हम लोग इंडिपेंडेंट कहते हैं। एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए, 24/7 आप उस पे जो है एक्सेस कर सके, जो मेरा यूजर है वो होना चाहिए। ये सारे डेटाबेस के फंक्शंस होते हैं और प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आपने यहाँ पर डेटाबेस के पूरे फंडामेंटल को समझ लिया है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए समझना यहाँ पे टाइप ऑफ डेटाबेसेस। अब आप इसको समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग यूनिट नंबर 2 में, अभी मैं आपको 2.3 लेक्चर के अंदर, इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर पूरा की पूरा लर्निंग रिसोर्सेज बता दूंगा। उसके बाद यूनिट नंबर 3 के अंदर हम लोग केस स्टडी में इन सारे एग्जांपल्स को देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी कंप्लीट प्लेलिस्ट को। तो आई होप आपको पूरे के पूरे यहाँ पे फंक्शंस क्लियर हुए होंगे और हमने यहाँ पर यूनिट नंबर 2.2 को कंप्लीट कर लिया है। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं, यदि आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं, तो आपने अभी तक इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया होगा। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप के द्वारा यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड की टीम के साथ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा हमारा 2.3 लेक्चर।